हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर, वैद्युत रसायन को लेकर। और इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई सारे आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपने उन सभी वीडियोस को देख लिया होगा और अपने इस चैप्टर के अंदर अब थोड़ा कंफर्ट जोन महसूस किया होगा। अब शायद ये चैप्टर आपको आसान लगने लगा होगा। मैंने देखा था कई सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके कहा, सर इस चैप्टर में आपने नर्स इक्वेशन तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपके उन सभी क्वेरीज को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं जो रेगुलर आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर कर रहे हैं। नर्स इक्वेशन के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूं, पहले ये जानते हैं ये नर्स कौन थे। एग्जैक्टली माय डियर्स, नर्स इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ही वॉज द जर्मन साइंटिस्ट। फुल नेम वॉज W.H. नर्स्ट। और इन्होंने हमारी केमिस्ट्री के लिए लॉट्स ऑफ डिस्कवरी इन्वेंशंस किए। उन्हीं में से एक है इनके द्वारा बताया गया वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट का समीकरण। ये नर्स्ट का समीकरण है क्या? एग्जैक्टली नर्स्ट इक्वेशन इज अ इक्वेशन बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कोई मुझसे पूछे, सर आप नर्स के इक्वेशन के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा नर्स ने एक समीकरण दिया, एक इक्वेशन दी, जिसके माध्यम से उन्होंने किसी के सेल या इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य एक संबंध स्थापित किया। ठीक माय डियर, तो आइए इस नर्स इक्वेशन को आपके साथ अब शेयर करता हूं। नर्स्ट समीकरण, इंग्लिश में माय डियर इसे कहते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन। आपको जानकर आश्चर्य होगा माय डियर कि नर्स ने नर्स इक्वेशन को दो डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड किया। वो कौन कौन से पार्ट थे, वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे? द फर्स्ट वाज इलेक्ट्रोड विभव के लिए और दूसरा था माय डियर सेल विभव के लिए। यानी कि नर्स ने अपने इक्वेशन को, जिसे हम नर्स इक्वेशन कहते हैं, दो डिफरेंट आर्टिकल्स के लिए प्रेस्क्राइब किया। एक केवल इलेक्ट्रोड विभव के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित किया, और एक सेल विभव के लिए किया। इन दोनों आर्टिकल को माय डियर एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आप और अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने इन दोनों आर्टिकल को 2 वीडियोस में अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं। तो इस वीडियो नंबर 1 में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स इक्वेशन का, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल विभव के लिए नर्स इक्वेशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने महसूस किया है कि आप छोटे वीडियो से ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो आइए आपकी इस खुशी का ख्याल रखते हुए, फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस नर्स समीकरण। क्या कहते हैं इसे हम? नर्स इक्वेशन। और वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं हम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। हम पढ़ने जा रहे हैं
इलेक्ट्रोड विभव के लिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम नर्स्ट समीकरण पढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल को पढ़ाने के लिए पहले आपको याद दिलाऊंगा अपने वीडियो नंबर 15, 16, 17 और 18। इन 4 वीडियोस में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था अर्ध सेल के बारे में, हाफ सेल के बारे में। वहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वहां 2 प्रोसेस होती हैं। नंबर 1, धातु की छड़ विलयन को धातु आयन देती है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और विलयन से धातु आयन निकलकर धातु छड़ पर एकत्रित होते हैं, यानी अपचयन होता है। इस प्रकार अर्ध सेल में 2 अभिक्रियाएं एक दूसरे के साथ साम्य तक आने पर लगातार जारी रहती हैं। और वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं? कम विद मी, जानने की कोशिश करता हूं। वो रिएक्शन है सपोज M + N + Ne, रिवर्सिबिलिटी का साइन, उत्क्रमणीयता का चिन्ह M। आप अच्छे से जानते हैं M इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल। कोई भी मेटल को हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। तो यहां M धातु आयन N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके धातु में रिड्यूस हो रहा है, या यूं कहिए धातु N इलेक्ट्रॉन डोनेट करके M+ आयन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ गतिक साम्य में हैं। याद रखिएगा, गतिक साम्य में। गतिक साम्य। अब आप में से कई सारे बॉयज और गर्ल्स ऐसे हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और गतिक साम्य सुनने के बाद शायद दे आर नॉट इन कंफर्ट जोन। तो आइए आपको कंफर्ट जोन में ले आता हूं। गतिक साम्य का मतलब होता है माय डियर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब जितनी तेजी से ये धातु आयन बना रहे हैं उसी स्पीड से धातु आयन धातु आयन में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया वेग पश्च अभिक्रिया वेग के बराबर हो गया है। और अच्छे से जानते हैं जब किसी अर्ध सेल में, जब किसी हाफ सेल में डायनामिक इक्विलिब्रियम गतिक साम्य आ जाता है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव 0 हो जाता है। पता होगा, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है। और इस इलेक्ट्रोड के लिए नर्स ने एक समीकरण, एक इक्वेशन दी, उसी को हम कहते हैं नर्स इक्वेशन। और वो क्या थी माय डियर? E बराबर होता है E0 - 2.303 RT अपॉन NF log M अपॉन M की पावर +N। सो इट इज अ नर्स इक्वेशन। लेकिन अब आप कहेंगे सर इस नर्स इक्वेशन में कौन कौन क्या क्या है, प्लीज हर सिंबल को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आइए हर एक सिंबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। सबसे पहले बात करूंगा E। यहां E का मतलब है इलेक्ट्रोड विभव। याद रखिएगा माय डियर्स। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोड विभव का क्या मतलब है? यहां इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लिया है। तो इलेक्ट्रोड विभव, जब आपने किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया था तो धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल के मध्य एक विभव उत्पन्न हुआ था। माय डियर, याद रहा हो और नहीं याद रहा है तो वीडियो नंबर 16 को देख लेना।
उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और याद रहा हो आपको, इस इलेक्ट्रोड विभव के लिए दो कंडीशन याद रखना जरूरी है। टी आपके अनुसार होगा और धातु के विलयन की सांद्रता वो भी माय डियर आपके अनुसार होगी। यानी कि जब आप इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करते हैं किसी भी धातु की छड़ का, तो तय मानिएगा उस समय उस विलयन का ताप क्या रखा जाएगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। धातु के विलयन की सांद्रता क्या होगी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे यहां ई नॉट। कुछ लोग नॉट यहां लगाते हैं, कुछ ऊपर लगा देते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव एक ही तो बात होती है। नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव में दो चीजें जो आपने पहले अपने अनुसार ली थी अब नहीं ले सकते। यानी कि यहां पर अब आपको टेम्परेचर फिक्स लेना पड़ेगा 298 केल्विन, और यहां आपको मोलरता फिक्स लेनी पड़ेगी 1 m। अब ये दोनों चीजें माय डियर फिक्स हो गई हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ई एंड ई नॉट माय डियर्स। ई लेते वक्त, इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते वक्त आप विलयन के ताप और सांद्रता को अपने अनुसार ले सकते थे, बट in the calculation of standard electrode potential you can't take temperature and molar concentration according to you. You have to put there temperature should be 298 Kelvin or 25 degrees Celsius and the molar concentration, मोलरता उस विलयन की जिस विलयन में आपने धातु की छड़ डुबोई थी वो 1 मोलर ही होनी चाहिए। तो माय डियर ये दोनों अंतर आ गए। यहां आर की वैल्यू क्या है? आर बराबर है माय डियर गैस कांस्टेंट, यानी कि गैस नियतांक। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? बता चुका हूं आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, द यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ आर। क्लियर है? आर भी क्लियर हो गया। सर टी क्या है यहां पर? टी का मतलब है माय डियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छे से जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब परम ताप, और इसकी वैल्यू रखते हैं हमेशा 298 केल्विन। इस इक्वेशन में टी की वैल्यू फिक्स रहेगी यदि आप निकालेंगे तो। यहां एन बराबर क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप कहेंगे सर ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन क्या है? तो मेरा आंसर होगा, आप इस अर्धशैल अभिक्रिया को देखिए। यहां पर धातु आयन ने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तब धातु बनी, या यूं कह दीजिए धातु ने n इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तब धातु आयन बने। तो ये n इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हुए या कितने एक्सेप्ट हुए, दैट इज n। और ये निर्भर करेगा आपने धातु की छड़ किस धातु की ली है, वो कॉपर की है, वो जिंक की है, किस धातु की है। सो इट विल डिपेंड्स ऑन द टेकन मेटल इलेक्ट्रोड, द नंबर ऑफ n। दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, आगे चलता हूं। F क्या है?
फेराडे कांस्टेंट, फेराडे नियतांक अच्छे से जानते हैं आप लोग, फेराडे नियतांक, और इसकी वैल्यू क्या होती है मुझसे ज्यादा अच्छे से याद है, 96500 कूलॉम, जानते हैं 96,500 कूलॉम। उम्मीद है ये सारे सिंबल, लेकिन सर ये दोनों तो आपने बताए नहीं, तो आइए इन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं अपने साथ। यहां m एक्टिव मास, यह है अपचयित अवस्था में मोलर सांद्रता, और माय डियर जो दूसरी वाली बची है यानी कि m+n, यह है ऑक्सीकृत अवस्था में मोलर सांद्रता। सो माय डियर, उम्मीद करता हूं अब आप इस नर्स्ड इक्वेशन के अंदर जितने भी सिंबल यूज हुए हैं सबको अच्छे से समझ पाए, लेकिन अधिकांश बॉयज और गर्ल्स ऐसे हैं जिन्हें ये दोनों कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। एंड माय डियर, आई नो वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज टू टेक दीज टू टर्म्स। ये कैसे निकालते हैं? ये तब निकाली जाती है माय डियर जब एक धातु आयन के, माफी चाहूंगा, जब एक धातु आयन धातु में अपचयित हो रहा होता है। तो जब इलेक्ट्रोड पर अर्ध अभिक्रिया किस प्रकार की हो रही हो, जहां धातु आयन धातु में रिड्यूस हो रहे हो, उस समय विलयन की जो सांद्रता होती है उसे हम एक्टिव मास m, सक्रिय द्रव्यमान m कहते हैं। और जब एक धातु धन आयन में कन्वर्ट हो रही हो, उस समय ऑक्सीडेशन प्रोसेस वहां हो रही होती है, और इसको कहते हैं ऑक्सीकृत अवस्था में मोलर सांद्रता। तो इस प्रकार ये और इन दोनों को इस सूत्र में रखकर आप सभी नर्स्ड इक्वेशन गेन कर सकते हैं। आइए अब इनकी कुछ वैल्यूज को यहां रख देता हूं और जल्दी से इसको इरेज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वैल्यूज कैसे रखी जाती हैं। तो आइए वैल्यूज को रखता हूं आपके साथ, यानी कि E बराबर हो गया E0 माइनस 2.303 R की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट 8.314। सो माय डियर, व्हाइट कलर हमने वहां यूज किया है, तो मल्टीप्लाइड बाई 8.314। उसके बाद वैल्यू ऑफ टी परमताप 298, और ये भी हमने रेड कलर से जनरली यूज किया है हमने, मल्टीप्लाइड बाई 298 डिवाइडेड बाय n। n will remain n constant and it will depend on the taken electrode. Is that clear? Good. And f आप जानते हैं f is multiplied by 96500, और उसके बाद log m upon log m plus n। क्लियर माय डियर? इन सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूं जल्दी से और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलने जा रहा है। E0 माइनस 2, इन सबको कैलकुलेट कर देता हूं, 0.0591 अपॉन n एंड log m अपॉन log m प्लस n, ये आ गया। जल्दी से इसको इरेज कर लेता हूं और अपने लिए आवश्यक स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। ठीक दोस्तों, अब इस m के बारे में बात करता हूं। ये m क्या है? गतिक साम्य में धातु है, और गतिक साम्य में जब कोई भी धातु ठोस अवस्था में होती है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन सदैव 1 ली जाती है।
फिर सुनिए क्या कह रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, सर व्हाई वी आर टेकिंग इट 1, हम इसे 1 क्यों ले रहे हैं। तो यदि कोई धातु अभिक्रिया गतिक साम्य में है किसी अर्धशैल में और धातु ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में होने के कारण 11th के रासायनिक साम्य वाले चैप्टर से हम इसकी मोलर सांद्रता सदैव 1 लेते हैं, यानी हेंस पुटिंग डेल्टा एम इज इक्वल 1। क्यों? सॉलिड होने की वजह से। क्या रखा हमने, अब इसे रख दीजिए जल्दी से इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन के आएगा माय डियर, E इज इक्वल E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन m की पावर प्लस n का एक्टिव मास। और यदि आप समझ पाए हो तो माय डियर दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये नर्स्ट का इक्वेशन डेवलप हो गया है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे इसे। तो यहां वापस सिंबल को यूज कर रहा हूं, E का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव, E0 है उस अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, और N द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, एंड M प्लस N ऑक्सीकृत अवस्था में उस धातु आयन की सांद्रता। तो उम्मीद करता हूं माय डियर आपने अब इस नर्स इक्वेशन को समझ लिया होगा। और फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनमें से अभी भी आपको कोई आर्टिकल, कोई पॉइंट मेरा ना समझ आया हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या नहीं समझ पाए, जिससे जब मैं अगला वीडियो दूंगा तो उसमें आपके कमेंट में बताई गई प्रॉब्लम को जरूर शेयर करूंगा। तो माय डियर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अब अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट यानी सेल विभव के लिए नर्स समीकरण लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को इतनी देर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।